नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि ये जो नतीजे हैं, ये हमें आसानी से स्वीकार नहीं है। अभी तक ईवीएम के खिलाफ इस तरह की बात कांग्रेस ने की नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पहली बार कुछ बड़ी बातों को लेकर चुनाव आयोग पे उसने सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग क्या करेगा, क्या जवाब देगा, ये मैं और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव आयोग की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो इस तरह की बातों का जवाब अपने विवेक से दे सके। ये भारत के जनमानस में भी ये बातें अच्छी तरह से पता हैं। लेकिन क्या हुआ है हरियाणा में, मुझे लगा कि देश के एक ऐसे विश्लेषक थे कि जब मैं पत्रकारिता की शुरुआत करता था, चुनाव के नतीजे आते थे, तो मैं टीवी खोल के बस उनको सुनता रहता था। उनका नाम है योगेंद्र यादव। बहुत बढ़िया राजनीतिक विश्लेषक थे वो, टीवी के दुनिया के एक लंबे दशक तक रहे और फिर उसके बाद उन्होंने एक जन आंदोलन का रुख अपनाया। किसानों के पक्ष में वो जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो राहुल गांधी के साथ चले। हरियाणा के वो रहने वाले हैं और बहुत करीब से उन्होंने हरियाणा देखा। मैंने योगेंद्र यादव जी से कुछ इन बिंदुओं पे आज जानना चाहा कि हुआ क्या हरियाणा में। कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती या फिर कुछ और खेल है। बहुत गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। ले चलता हूँ आपको योगेंद्र जी से। ये सारी बातें करेंगे आज उनसे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं योगेंद्र जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है योगेंद्र यादव जी आपका। कश्मीर का चुनाव शायद कांग्रेस या एक सेकुलर विचारधारा के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं हम, लेकिन हरियाणा में जो एग्जिट पोल आ रहे थे, जो आप लोग कह रहे थे, उसके विपरीत परिणाम आया है और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के परिणाम हरियाणा में आ सकते हैं, क्योंकि जो भी जा रहा था, मैं खुद भी गया था और मैंने खुद देखा भी था कि लोग बहुत नाराज थे, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टे आए हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इन परिणाम को देखकर कि कहाँ गलती हुई कांग्रेस से? संजय भाई, मैं हैरान हूँ। मैं कहूँ कि मुझे पता था, मुझे कतई नहीं पता था। अ, मैं तो महीने भर से कह रहा हूँ कि हरियाणा का चुनाव उन चुनावों में से है जिसका फैसला चुनाव शुरू होने से पहले हो चुका था। और मैंने कहा कि केवल 3 ही संभावनाएँ हैं कांग्रेस के लिए, हवा है, आँधी है या उससे भी ज़्यादा है। हुँ। अ, तो ज़ाहिर है, मैं ये कहूँ कि मुझे इसकी अपेक्षा थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ख़ैर मेरी अपेक्षा से क्या हो सकता है? अपेक्षा गलत भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है। एग्ज़िट पोल, तमाम एग्ज़िट पोल्स ने कहा था, एक भी एग्ज़िट पोल ऐसा नहीं था जिसने अपने न्यूनतम सीट में भी कांग्रेस को 45 से कम दी। लेकिन एग्ज़िट पोल भी गलत हो सकते हैं, उससे क्या होता है? शाम को 5 बजे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए। मेरे विचार से पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय दल किसी राज्य के चुनाव परिणाम को स्वीकार करने से इनकार किया है। सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें आप कहते हैं हम इन्हें बधाई देते हैं, किंतु परंतु इत्यादि, लेकिन बधाई देते हैं। कांग्रेस ने आज कहा है कि नहीं, हम इन चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं करते। अब मैं नहीं कह रहा कि इतने भर से हमें उस पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उसके साथ काफ़ी एविडेंस दिया है। नारनौल करके कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपने महेंद्रगढ़ जिले में, उसके बारे में उन्होंने 2 और जिलों पानीपत और हिसार इसका भी नाम लिया और कहा है कि इस तरह की स्थिति वहाँ पे थी। और आरोप ये कि कुछ ईवीएम ऐसी थी, आरोप ईवीएम की सॉफ्टवेयर धांधली का नहीं, आरोप ये है कि कुछ ईवीएम थी जिन्हें खोलने पर 99% बैटरी चार्ज पाया गया, जो कि नहीं होना चाहिए अगर इतनी इस्तेमाल हो चुकी थी तो। उसके बारे में ईसी ने खैर जवाब भी कुछ दिया है। और उनका ऐसा कहना है कि जिन ईवीएम में ये पाया गया, वही वो ईवीएम थी जहां कांग्रेस बुरी तरह हारी। तो परोक्ष रूप से आरोप ये है कि ईवीएम को बदला गया। चुनाव आयोग ने इसका तुरंत तो एक खंडन तो कर ही दिया। लेकिन मैं समझता हूँ इतने गंभीर आरोप हैं, तो इसका एक पूरा जवाब बनता है। अभी से आप और मैं ये मान लें कि कांग्रेस के आरोप सही हैं, वो ठीक नहीं होगा, बहुत गंभीर प्रश्न है। लेकिन ये भी मान लें कि भाई कुछ नहीं है, ये तो हारने वाला है, रो रहा है। वो ठीक नहीं होगा क्योंकि एक उन्होंने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। और ओनस इलेक्शन कमीशन पे आता है कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में जनता को आश्वस्त करे। चुनाव निष्पक्ष हो ये ज़रूरी है और निष्पक्ष दिखें ये भी ज़रूरी है।
पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है कि "ऐ हमसे पूछना मत।" पूछा तो चुनाव आयोग ऐसे जवाब देता है जैसे 2 विपक्षी पार्टियाँ एक-दूसरे को जवाब दे रही होती हैं। या जब चुनाव के दौरान इसका सवाल उठा कि भई आप टर्नआउट का डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने दिन बाद क्यों दे रहे हैं? और चुनाव के बाद भी जो सवाल उठा कि आपने कहा कि मतदान इतना हुआ, लेकिन वोट उससे ज़्यादा गिने गए, ये कैसे हो सकता है? हुँ, इसका चुनाव आयोग ने आज तक उत्तर नहीं दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धाँधली हुई है, बड़े पैमाने पे हुई है इत्यादि, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं हुँ। केवल इतना कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग इस पर सफाई दे, इस पर जनता के सामने चीज़ों को रखे, ये बनता है। उससे पहले हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी धारणा के हिसाब से नहीं गया, ये तो कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं। एग्ज़िट पोल के हिसाब से नहीं हुआ, ये भी कोई प्रमाण नहीं है। कुछ महीने पहले मैंने ही कहा था सारे एग्ज़िट पोल गलत हैं, झूठे हैं इत्यादि और बिल्कुल। वैसा हुआ। आज मैं कैसे कह दूँ कि भई एग्ज़िट पोल ने कहा इसलिए सब गड़बड़ है। मैं सिर्फ़ हुँ। इतना कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखें, तो सवाल बनता है और इस सवाल का ऐसा उत्तर जो कि पब्लिक को समझ आए, वो बनता है। लेकिन योगेन जी, लोग कहते हैं कि ईवीएम जब सील होती है, सारे पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पे खड़े होते हैं। जब ईवीएम रखी जाती है, बाकायदा चारों तरफ से स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियों से उसके लॉकर रूम तक ल रखे जाते हैं। तो बदल कैसे सकती है ईवीएम? मतलब ये भी देखिए, एक मैं बड़ा अभी देखिए इसकी प्रक्रिया है और बहुत अच्छी प्रक्रिया है, उसपे सिग्नेचर भी होते हैं। सिग्नेचर भी होते हैं। और जब खोला जाए तो फिर सिग्नेचर भी चेक किए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, काफ़ी प्रिकॉशन है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि यूँ ही चलते-चलते बदल लिया। हुँ, तो इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी कुछ प्रमाण होंगे, इलेक्शन कमीशन दिखा सकता है कि देखिए इनका सिग्नेचर वही है जो कि पहले था इत्यादि, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पे चर्चा और सफाई बनती है। अभी से हम ये ना मान लें कि बदली गई हैं, लेकिन अ, अगर कोई पार्टी और एक गंभीर राष्ट्रीय पार्टी कह रही है कि ऐसा हुआ है, इस तरह की चीज़ों पे जाँच की माँग कर रही है, तो जाँच होनी चाहिए। इसका पूरा सच देश के सामने आना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर क्षितिज खान वहाँ गए, एक व्यक्ति मिला, उसके 3 उँगलियों पे स्याही के निशान लगे थे, कह रहा था मैं 22 वोट डाल के आया हूँ। ऐसी भी अलग-अलग जगह से सूचनाएँ आई थी वहाँ पे हरियाणा में। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है जो ये कह रहा है कि क कांग्रेस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी और बीजेपी ने बड़ी सफाई से चुनाव को जाट बनाम गैर जाट में बदल दिया। तो कांग्रेस क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आई थी? शैलजा जी को जिस तरह साइडलाइन किया गया था, दलितों में उसका अच्छा संदेश नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है कि जितना वोट हालाँकि वोट प्रतिशत बहुत अंतर नहीं है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी चूक रही पार्टी में? संजय जी, अब मैं जो बोलूँगा 1 मिनट के लिए अब तक जो मैंने पिछला सवाल किया था, उसको जिसे कहते हैं ना ब्रैकेट कर देते हैं। हुँ, अभी मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि जो चुनाव परिणाम हम देख रहे हैं, वही लोगों के मत की अभिव्यक्ति है। क्योंकि हुँ, आप इस असम्पशन के बिना तो विश्लेषण कर ही नहीं सकते। ठीक और बात है। जो मैंने पहले बात कही है वो अपनी जगह है कि इसकी जाँच होनी चाहिए, इसके बारे में देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि भई जो मैं परिणाम देख रहा हूँ, वही लोगों ने किया और हुँ, ये कि मेरे जैसे लोग जो देख पा रहे थे, वो गलत था। तो हुँ, इसका मतलब है कुछ अंडरकरेंट था जिसे हम देखने में असफल रहे। वो हुँ, अंडरकरेंट क्या हो सकता है? जो मुझे हुँ, समझ आता है, पिछले कई घंटों से मैं इस पे सोच रहा हूँ। जो मुझे समझ आता है कि वो अंडरकरेंट ये हो सकता है कि जो जाट गैर जाट का मामला बीजेपी कर रही थी और वो बीजेपी ने कोई छुप के नहीं किया, बिल्कुल खुल के बीजेपी का 35-1 का फ़ॉर्मूला था। यानी कि हरियाणा के 35 वर्ग एक तरफ और केवल 1 यानी कि जाट दूसरी तरफ। हमारा मुख्यमंत्री जाट नहीं होगा, हमारे कैंडिडेट कम होंगे इत्यादि और वो करते हुए बिल्कुल उतना तो नहीं जितना हिंदू-मुसलमान वाला खुल के करते हैं, लेकिन उससे 2 डिग्री कम लेकिन बीजेपी ने खुल के किया ये सब। अ, और एक मैसेज ये था कि भाई अगर कांग्रेस आई, तो समझ लो एक जाति का, एक परिवार का, एक जिले का राज पूरे हरियाणा पे होगा, ये मैसेज था। ये हमने सुना, लेकिन ज़मीन पे मुझे लग रहा था इसकी इतनी रेजोनेंस नहीं, इतनी हुँ, स्वीकार्यता नहीं बनी। हो सकता है हुँ, हमारा असेसमेंट गलत रहा हो, तो लोग हुँ, बताने थे में सकुचा रहे हैं, लेकिन ये हुँ, मैसेज रहा हो। ये बिल्कुल कुछ वैसा ही हो सकता है जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश में हुआ। किसान हुँ, आंदोलन हुआ था, सब लोग मान रहे थे कि सपा आगे है, ज़मीन पे सपा आगे भी दिखती थी। हुँ, लेकिन लोगों के मन में ये बात घर कर गई थी कि भाई अगर सपा आई तो एक जाति का राज होगा, वो जाति वाले ये करेंगे, वो करेंगे इत्यादि। और जब तक 2024 में अखिलेश यादव ने आउट ऑफ द वे जाके इन चीज़ों को समाप्त नहीं किया,
कि देखिए एक जाति की नहीं है इत्यादि सब कुछ करके, तब तक लोगों के मन में शक रहा। तो क्या ऐसा हुआ? ये एक संभावना मेरे मन में बार-बार आ रही है। रही बात शैलजा जी के और कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान की, देखिए कांग्रेस में हर बार खींचतान होती है, कोई नई बात नहीं। ना होती तो अनहोनी होती, हर चुनाव में होती है, बीजेपी में भी होती है, वो दिखती कम है लेकिन होती भी बीजेपी में भी खुल के। हुँ। शैलजा जी और उनके गुट ने कांग्रेस को हराने की कोशिश की? ऐसा एविडेंस दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो शैलजा जी के प्रभाव वाला इलाका है, सिरसा, फतेहाबाद वगैरह, वहाँ कांग्रेस जीती है। धड़ल्ले वही एकमात्र इलाका है जहाँ कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। लेकिन एक दूसरा असर हो सकता है, वो ये कि शैलजा जी के विरोध के पीछे भी एक जातीय समीकरण था। आफ्टर ऑल शैलजा जी एक परोक्ष रूप से यही कह रही थी ना कि ये एक व्यक्ति और एक समाज का वर्चस्व है। तो शैलजा जी के नाराज़गी, उस नाराज़गी का मीडिया में व्यक्त होना, उस सब ने कहीं बीजेपी के उस नैरेटिव को बल दिया, उसकी पुष्टि की, जो बीजेपी फैलाना चाह रही थी, कि देखो सिर्फ हुँ। हम ही नहीं बोल रहे, देखो कांग्रेस का लीडर खुद ये बात कह रहा है। हुँ। उससे हो सकता है नुकसान हुआ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है कि एक चीज़ और मैंने जो महसूस की है कि 2022 में कुछ जातियाँ बड़ी एग्रेसिव हो जाती हैं। जैसे 2022 का जब चुनाव चल रहा था तो एक ढोल नगाड़े के साथ हम तो चुनाव जीत गए, खुशी प्रदर्शित हो रही थी। तो ये जो मार्शल कौम है, चाहे उत्तर प्रदेश में यादव हो, हरियाणा में जाट हो, तो लोगों को जो उत्साह में ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, कभी-कभी उसका रिवर्स होता है। तो आप भी मान रहे हैं ना कि इसका रिवर्स जाटों के समूह का प्रदर्शन या उनकी तेजी या उनकी आक्रामकता जो थी, वो शायद रिवर्स गियर में आ गई, नुकसान हो गया अ, मैं कांग्रेस अभी मैं अभी केवल सोच रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं तो हैरान हूँ और जिस परिणाम से एकदम हैरान हूँ, उसके 2 घंटे में उसका पक्का आपको हाँ, विश्लेषण ठीक भी बात दे दूँ, ये तो बहुत ईमानदारी की बात नहीं होगी। पहला है। तो ये हैरान हूँ और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद परेशान भी हूँ, सोच रहा हूँ कि कहीं ये मामला तो नहीं है। लेकिन उस हुँ, सब को अगर बाजू में रख दूँ, तो फिर मैं ये सवाल ज़रूर देखता हूँ कि क्या ऐसा हुआ होगा? और आप ठीक कह रहे हैं, ये हरियाणा में जाट समाज, उत्तर प्रदेश में यादव, महाराष्ट्र में मराठा, हुँ, कर्नाटका में ओकलिगा, ये सब समाज हैं जो कि अ, भूमि भूस्वामी हैं, जिनके पास एक ज़मीनी ताकत होती है और जिनके वर्चस्व का डर दिखा के आप बाकी सब लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ हुँ। वैसी स्थिति शायद हुई होगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ मैं बात कश्मीर की चर्चा करना चाहूँगा। मैं गया भी था, श्रीनगर कई दिन रहा था। वहाँ पे एक ही चीज़ का मैंडेट था कि 370 के पक्ष में या 370 के खिलाफ। हमें कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या तो पक्ष में या खिलाफ। और 300 स मैं हरियाणा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कश्मीर को इसलिए मानता हूँ कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर पूरे देश में लोकसभा चुनाव में बात की गई थी कि 370 हट गया तो वहाँ पे आतंकवाद खत्म हो गया, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रोज़गार मिलेगा, आप लोग ज़मीन ले सकते हैं। 370 को पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया था। और जो क कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जो जीत हुई है, आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है और क्या वहाँ पे अब आसानी से पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी केंद्र सरकार? देखिए संजय जी, जहाँ तक 370 का संबंध है, आपको कोई चुनाव की ज़रूरत नहीं है, कोई ओपिनियन पोल सर्वेक्षण की ज़रूरत नहीं है। आप कश्मीर घाटी घाटी में घूमिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसके पक्ष में बोलने को तैयार हो। बाकी दिल्ली के मीडिया को सुनाने के लिए आप कुछ भी ढोल पीटते रहिए, हुँ, कुछ हुँ, भी चीज़ें दिखाते रहिए। सच बात ये है कि कश्मीर घाटी का साधारण मानस बुरी तरह से क्षुब्ध है 370 को लेके। इस बात से आप इनकार कर नहीं सकते। और बीजेपी इतना ढोल नगाड़ा पीटती है कि भई हमने कश्मीर में घाटी में इतना सुंदर कर दिया, उस वादी में तो अब फूलों की बहार है। अरे भैया इतनी बहार है तो आप कैंडिडेट वहाँ क्यों नहीं दे रहे? कैंडिडेट दीजिए, आप चुनाव तो जीत जाते। हकीकत क्या है? बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिले लड़ने के लिए। जहाँ कैंडिडेट मिले उन कैंडिडेट को वोट नहीं मिला और जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे और उन्होंने किसी और को समर्थन दिया, तो उसको तो जनता ने बुरी तरह से खारिज कर दिया, जिस पर भी ये हल्का-सा लेबल लग गया कि ये बीजेपी की बी टीम हो सकती है। चाहे पीडीपी हो जो कि एक बार बीजेपी की एलाई रह चुकी है, चाहे इंजीनियर राशिद हो जिन पे एलिगेशन लग गया या दूसरे लोग, उनको तो जनता ने छूने से इनकार कर दिया। तो ये सब हुआ है। तो घाटी की स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है। जम्मू में अलग तरह का, जम्मू के अंदर 370 एक अलग तरह का विवाद था। वहाँ पे उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग खड़े। और शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि जम्मू का हिंदू
भी 370 हटने से त्रस्त है। इसलिए नहीं कि उसको कोई 370 पे कोई सैद्धांतिक समर्थन है, लेकिन उसके लिए ज़मीन और नौकरी का सवाल है और इस दोनों में जम्मू के हिंदू को भी नुकसान हुआ है। लेकिन अंततः ऐसा लगता है कि कांग्रेस जितना मुकाबला करना चाहिए था जम्मू में, उतना मुकाबला नहीं कर जहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी मजबूत साबित हुई कश्मीर के अपने इलाके में। जम्मू में कांग्रेस उतना मजबूत साबित नहीं हुई। तो कुल मिला के दोनों को मेजॉरिटी मिल गया है, लेकिन उसमें जम्मू में अभी भी बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और वो सवाल बाकी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उस सवाल पे कोई प्रश्न नहीं है, ना जम्मू में, ना कश्मीर में। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हर कोई चाहता है। वो जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। और इस मायने में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मेरे लिए दीर्घकाल में भारतीय लोकतंत्र के लिए देखते हुए जम्मू कश्मीर का चुनाव कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव हुआ, जनता ने वोट डाला, जनता को वो सरकार मिली जो वो चाहते थे। 10 साल से चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव हुए। 8 साल से 8 नहीं 6 साल से वहाँ कोई सरकार नहीं थी, सरकार मिली। ये जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए अच्छे लक्षण फिलहाल तो हम शुभकामनाएँ दे सकते हैं। बिल्कुल, ठीक बात। आपको लगता है कि केंद्र सरकार आसानी से पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी कश्मीर को? अगर नहीं देगी तो बहुत अजीब स्थिति बनेगी चूँकि जैसे मैंने कहा ये केवल कश्मीर की माँग है। देखिए 370 केवल कश्मीर का सवाल है, उसमें जम्मू की सहानुभूति उतनी नहीं। लेकिन वहाँ 2 राय हैं इस सवाल पे, लेकिन पूर्ण राज्य का जो सवाल है, ये तो सबकी माँग है। और सच बात ये है कि केंद्र सरकार खुद कई बार कह चुकी है कि हाँ, हम तो ये करने ही वाले हैं। तो उसको ना करना, तो फिर ये तो पूरे इलाके को एक तरह से बहुत इंसल्ट करने वाला मामला हो। बिल्कुल ठीक बात है। पिछले दिनों में राहुल गांधी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा था और लोग मान रहे थे कि राहुल गांधी जहाँ-जहाँ रैली कर रहे हैं, लोगों की सिम्पैथी बढ़ी है, एक नायक की तरह उनको देख रहे हैं। आपको लगता है कि आज के नतीजे थोड़ा राहुल गांधी की उस छवि को डेंट पहुँचाएँगे, निराश करेंगे, कश्मीर जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के नतीजे? उसके सहारे डेंट पहुँचाने की कोशिश होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन देखिए सच बात ये है कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती, तो वो केवल राहुल गांधी की जीत नहीं होती और अगर बीजेपी जीत गई है, तो वो मोदी जी की जीत नहीं। सच बात ये है कि मोदी जी इस चुनाव से लगभग बाहर रहे थे और राहुल गांधी चुनाव के आखिरी दौर में आए थे। सच बात ये है कि अ, बीजेपी के खिलाफ जो माहौल किसान आंदोलन के दौरान बना था, वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं था, बीजेपी के खिलाफ बना। उसको कांग्रेस के पक्ष में लाने में राहुल गांधी की यात्रा की और कांग्रेस की सफल होने की एक जो छवि बनी, उसकी बहुत बड़ी योगदान है। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी चुनाव में कहीं ज़्यादा हिस्सा लेते, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में ये बात कही कि 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, सबको साथ में जोड़ेगी। ये भरोसा लोगों को केवल हुड्डा जी को देख के नहीं होता था। ये भरोसा राहुल गांधी होते तो होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में दलित लोगों ने राहुल गांधी को देख के अखिलेश को वोट डाला। अगर राहुल गांधी कुछ ज़्यादा प्रचार में रहते तो हो सकता है कांग्रेस को ये छवि अपनी ये जो दाग था, इसको कम करने में मदद मिली। बाकी तो राजनीति का खेल है, जो जीत गया उसको सिकंदर माना जाएगा, जो हार गया उसकी तमाम गलतियाँ दिखाई जाएँगी। ये तो स्वाभाविक है 2-4 दिन ये खेल चलेगा। बिल्कुल, योगी जी एक बात और बताइए कि मोदी जी को लेकर संघ बड़ा मोदी और संघ के बीच की खबरें बड़ी तीखी-तीखी आती रहती थी कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है क्योंकि तरह-तरह के नाम चल रहे थे, कभी संजय जोशी का, कभी शिवराज सिंह चौहान का। तो मोदी जी को जो परेशानियाँ थी, क्या हरियाणा का चुनाव उसमें कुछ मोदी जी को राहत दे पाएगा, आपको लगता है? इसमें कोई शक नहीं देखिए, अगर बीजेपी बुरी तरह आज हारती, जैसे कि हम लोगों को अपेक्षा थी, तो ऐसे में ज़ाहिर है बीजेपी के भीतर विरोध के स्वर तीखे होते और आरएसएस जो कि मोदी जी को बीजेपी के अध्यक्ष के सवाल पे घेरने की तैयारी कर रही, उसकी स्थिति मजबूत होती, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसी तरह से देश भर में अगर आज बीजेपी हारती हरियाणा में मान लीजिए जिस तरह से मुझे लग रहा था हारेगी, वैसे अगर हार जाती, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जाते हुए बीजेपी के पाँव लड़खड़ाते, है ना? उसका मोराल, उसका जो उत्साह है वो कम होता। तो आज जीती है तो भई फिर तो मोराल अब होगा ही होगा, उत्साह तो होगा ही बढ़ेगा। ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दारोमदार एक तरह से झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पे आ गया है।
कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ बीजेपी के साथ, क्या वो केवल वक़्ती धक्का था? केवल एक क्षण की बात थी? या कि वो एक ट्रेंड? अगर बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र भी बचा ले जाती है, तब ज़ाहिर है ये एक दिखेगा कि नहीं वो तो केवल एक वक़्त की बात थी। लेकिन अगर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों बीजेपी हार जाती है, फिर लोग हरियाणा भूल जाएँगे आगे चल। एक आखिरी सवाल, आप चुनाव आयोग पे कह रहे हैं कि एक जवाब मिलना चाहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि चुनाव आयोग के बेचारे की खुद की हैसियत नहीं है कि वो भले ही निष्पक्ष होने की बात कर रहे हो कि वो जवाब दे पाए। क्योंकि तमाम हमने घटनाएँ 1-2 घटनाएँ नहीं, तमाम घटनाएँ देखी हैं। तो अगर कहीं कुछ धाँधली का शक कांग्रेस ज़ाहिर कर रही है, तो यही ईवीएम फिर महाराष्ट्र में भी रहेंगी, यही ईवीएम फिर झारखंड में भी रहेंगी। और लोग कह रहे हैं कि कश्मीर तो बहुत बड़ा प्रेस्टीज वाला पॉइंट था। अगर ऐसी ईवीएम को सेट की तो कश्मीर में क्यों नहीं भेज दी गई? घाटी में भी भेज दी जाती। अ, इन सब सवालों का हम यहाँ बैठ के उत्तर नहीं दे सकते कि कश्मीर में क्यों नहीं की गई। देखिए, बीजेपी के पास कैंडिडेट खड़े करने को कश्मीर में नहीं थी। अगर वो खुद हुँ। दिखा देते कि उनके 10 कैंडिडेट जीत गए कश्मीर से, तो लोग सड़क पे आ जाते भाई। ये तो मतलब वो होता नहीं है। लेकिन ख़ैर, मैं बैठ के स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। इतना ज़रूर चाहता हूँ, देखिए, जीत-हार सबकी होती रहती है। लेकिन भारत के लोकतंत्र की विशिष्टता ये है, हम बांग्लादेश जैसे नहीं हैं, हम पाकिस्तान जैसे नहीं। हारी हुई पार्टी सर झुका के स्वीकार करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कि हम उन्हें बधाई देते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। अगर आज कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी घटना है और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को अपने सामान्य ढर्रे से ऊपर उठ के इसका एक ऐसा जवाब देना चाहिए जो कि ऐसा ना लगे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का जवाब दे रही है। मैं चुनाव आयोग की चिट्ठियाँ आजकल देखता हूँ, ऐसी चिट्ठियाँ लिखते हैं जैसे मत 2 लोग सड़क में एक-दूसरे से उलझ रहे हैं। उलझ रहे हैं। पार्टियाँ ही चिट्ठी लिख सकती हैं, चुनाव आयोग कैसे इस तरह की चिट्ठी लिख सकता है भाई? कायदे से जवाब दें क्योंकि ये बहुत और कई कई पेंडिंग सवाल भी हैं। लोकसभा में जितना चुनाव आयोग के हिसाब से मतदान हुआ, देश की 543 में से 537 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ऐसी थी जहां चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदान से या तो ज्यादा वोट मिले या कम वोट मिले। अब ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो कि ईवीएम में इतने वोट डले और जब खुले तो उससे 2 फालतू थे, 5 कम थे। ये कैसे हो सकता है? आज तक चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया है कायदे से। इन सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि धांधली, मैंने तो एक लंबा-चौड़ा लेख लिखा ये कहने के लिए कि ईवीएम में धांधली के सवाल पे अब थोड़ा-सा हम शांत हो जाएँ, है ना? लेकिन इन सवालों का तो जवाब देना, ये ईवीएम की धांधली नहीं है, ये सवाल तो बिल्कुल साधारण किस्म के सवाल, है ना? इसका जवाब मिलना चाहिए, तो चुनाव आयोग पे ज़रूर इस वक़्त ज़िम्मेवारी है कि वो चुनाव की निष्पक्षता के बारे में इस देश की जनता को आश्वस्त करे। जीत-हार तो चलती रहती है, आज कांग्रेस हारी है, कल को बीजेपी हारेगी और याद रखिए ईवीएम पे सबसे पहले सवाल उठाने वाली पार्टी कांग्रेस नहीं थी, सबसे बीजेपी। पहली पार्टी बीजेपी थी। बीजेपी ठीक। ने बाकायदा उसके बारे में एक किताब लिखी। जीवीएल हुँ, नरसिम्हा राव जो आजकल इनके स्पोक्सपर्सन है, राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने किताब लिखी थी जिसकी प्रस्तावना माननीय एल के अडवाणी जी ने लिखी। हुँ। तो ये ना कहें कि कांग्रेस ने आज किया, ये सब बीजेपी कर चुकी। ठीक मगर बात। देश तो कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर है ना, देश को जवाब देना चाहिए, ये महत्व। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे योगेंद्र यादव जी, इन्होंने समझाया और इन्होंने बताया कि कितने गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इसका जवाब देना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ कि चुनाव आयोग को कम से कम इस मामले में पारदर्शिता रखनी चाहिए, देश को समझाना चाहिए। आपको कैसी लगी बातचीत? अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।